सो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन बहुत बार सुना रहेगा और आप लोगों को मीनिंग भी पता रहेगा। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? ये कोई फोर्स है जो हमें टुवर्ड्स द अर्थ हमें पुल करता है, हमें टुवर्ड्स द अर्थ क्या करता है? पुल करता है। बट द कंडीशन इज व्हाट? द ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट हैव मास, है ना। मतलब उनके बीच में कंडीशन क्या रहना चाहिए कि भाई वो अट्रैक्ट करता है बट दैट हैव मास। अगर मास रहेगा तभी अट्रैक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ये ऑनली डेफिनेशन दिया हुआ। आगे हम लोग चैप्टर के बारे में जाते हैं। तो सबसे पहले, और ये जो भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करूंगा। मैं टेक्स्ट बुक वाइज जाऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ेगा तो आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है न्यूटन ऑब्जर्वेशन, है ना। तो न्यूटन ऑब्जर्वेशन क्या है? तो चलिए हम लोग डायग्राम से वो क्लियर करते हैं। व्हाट इज अ न्यूटन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा अर्थ दिया हुआ है ना। यहाँ पे न्यूटन बाबा है, एक ये एप्पल ट्री है ना, और ये मून है। तो सबसे पहला न्यूटन बाबा ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि भाई बैठे थे वो, है ना, पेड़ के नीचे। पेड़ से अचानक से एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा, उधर ने आजू बाजू देखा कौन एप्पल फेंक के मार रहा है उनको, भाई कौन एप्पल नीचे गिरा है। तो देखा तो कोई था नहीं, खाली पेड़ था, वो थे, और ज़मीन था, और तो कोई था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऊपर से अगर एप्पल गिर रहा है तो कोई ना कोई तो होगा जो ऊपर से एप्पल नीचे गिरा रहा रहेगा। तो अगर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सटर्नल यहाँ पे कोई नहीं है, बाहर से कोई आदमी वगैरह कोई भी यहाँ पे एप्पल नहीं गिरा रहा है, तो एप्पल कौन गिरा रहा है? तो उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो उसको इधर अर्थ की तरफ पे खींच रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ, इसको नाम दे दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। क्या दे दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बता दिया कि भाई टुवर्ड्स द हर एक ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स द अर्थ एक परपेंडिकुलर जो है फॉल होता है। तो यहाँ पे जो भी एप्पल फॉल हो रहा है वो परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है, एंड देन ये मून से। एंड देन यहाँ पे क्लियर बात क्या है कि एक चीज़ उन्होंने क्वेश्चन भी अराइज किया कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एप्पल जो है अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, तो क्या अगर ये एप्पल जो है बहुत ही ज़्यादा हाइट पे रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे रहेगा तो फिर भी नीचे आएगा, है ना। उन्होंने बोला कि हाइट मतलब क्या? अगर मून पे भी रहेगा तो फिर भी अट्रैक्टिव ऐसी होगा, या सन पे भी रहेगा तो फिर भी अट्रैक्टिव ऐसे ही रहेगा। तो उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज करके आगे जो है ये कर दिया। अभी आगे ये क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये मैं जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे 10th का जो साइंस 1 साइंस 2 का पेपर है, अभी डायग्राम वाइज बहुत पूछता है, इसलिए मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। डायग्राम यही बताना चाह रहा है कि भाई कि एप्पल गिर रहा है, न्यूटन बाबा ने ऑब्जर्व किया है कि भाई एप्पल क्यों गिर रहा है, आजू बाजू कोई आदमी है नहीं, तो कोई ना कोई फोर्स है जो एप्पल गिरा रहा है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एप्पल को गिरा रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन भी अराइज किया है कि भाई मून से भी आफ्टर फ्रॉम फार हाइट अगर ट्री रहा तो फिर भी ये एप्पल ऐसे ही गिरेगा। अगर मान लो मून पे रहा, सन पे रहा, तो फिर भी ऐसे ही कुछ होने वाला है क्या? तो ये क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे टॉपिक क्लियर करते हैं। तो आगे जो टॉपिक है हम लोग का फोर्स एंड मोशन। क्या है? फोर्स एंड मोशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या है टॉपिक हम लोग का? फोर्स एंड मोशन। तो बेसिकली फोर्स होता क्या है? तो हम सबसे पहले एक उसका इक्वेशन देखते हैं। फोर्स इज व्हाट? m इंटू ए, उसको मैं मा बोलता हूँ। मा इज वॉट? m फॉर मास, a फॉर एक्सिलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सिलरेशन। अब बेसिकली एक्सिलरेशन कब पॉसिबल है? एक्सिलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियरली यहाँ पे एक बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है और वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है। क्या एक्ट हो रहा है? सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए को रिलेटेड है सारी चीज़ें। अभी यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन होता है ना। या तो हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलोगे सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे इसका यूनिट आया? तो आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोई भी यूनिट की भी आप लोग को निकालना रहेगा, तो आप लोग एक काम करना है। क्या करना है कि सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? तो m का क्या है यूनिट? m का आप लोगों को पता है kg, है ना। मास को आप किस में मेजर करते हो? kg में। ये हमारा क्या है? a फॉर एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन का हमें नहीं पता, तो एक्सिलरेशन क्या होता है?
एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv अपॉन dt, बराबर। तो dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी का क्या होता है, हमारा वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर। अब बाई चांस वेलोसिटी का भी नहीं पता तो आइए वेलोसिटी का देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोगों को पता है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है, हम लोग किस में मेजर करते हैं, मतलब आप लोग रनिंग करता है ना तो बोलते हैं कितना डिस्टेंस तक रनिंग किया, तो डिस्टेंस आप लोग मीटर में मेजर करता है, बराबर। ये ऐसा यूनिट बता रहा हूँ, किलोमीटर वगैरह में भी आप लोग कर सकते हैं, बट ये ऐसा यूनिट में मीटर में हम लोग करते हैं। और टाइम आप लोग किस में मेजर करता है, ठीक है, सेकेंड में, किस में, सेकेंड में। तो हमारा जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन देखिएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है, टाइम किससे मेजर करता है आप लोग, सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा मीटर पर s इंटू एस, एस स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मिल गया आप लोगों को, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा फोर्स का क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, मास किस में था, kg में था, एक्सीलरेशन किस में है, मीटर अपॉन मतलब ये पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे ये फोर्स का यूनिट हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब को रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप लोग को 1 बाय 1 अगर ये सब लर्न रहा है तो आसानी से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आप लोग न्यूटन देता है या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड मोशन था, तो फोर्स का इतना ही आपके बारे में दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन मोशन इज व्हाट, मोशन क्या होता है, मोशन इज अ चेंज इन अ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। मतलब मोशन हम लोग बोलते हैं ना कि आप मोशन में, तो मोशन मतलब क्या होता है कि भाई आपका पोजिशन अगर चेंज हो रहा है हर एक ओवर टाइम पे पीरियड में, अगर चेंज हो रहा है मतलब वो क्या होता है कि मोशन में, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं वो मोशन में, मतलब अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। लेकिन ये मोशन में लाने के लिए रीजन कौन है, फोर्स। कौन है, फोर्स। क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज होना मतलब क्या चेंज होना, उसका डिस्प्लेसमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और एक जगह से दूसरी जगह जाना कौन लेकर आता है, वो वेलोसिटी लेकर जाता है। वेलोसिटी को कौन लेकर आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कौन लाता है, फोर्स लाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स ही ऐसा एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पीड के लिए और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। यहाँ पे ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है मैंने कोरिलेट करके आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही आप लोगों को फोर्स एंड मोशन का दिया हुआ है, एक या दो लाइन में आप लोग टेक्स्ट बुक में देखेगा तो यहाँ पे मैंने कोरिलेट करके बताया। एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, क्या दिया हुआ हमारा, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। तो व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, मतलब पता है कि भाई कुछ ना कुछ पोजीशन में चेंज होने वाला है। लेकिन सर्कुलर, सर्कुलर मतलब पोजीशन में चेंज होगा, किस वे में चेंज होगा, सर्कुलर में ना, मतलब ऐसा गोल गोल घूमेगा। मतलब जो पोजीशन, मोशन मतलब क्या होता है भाई, पोजीशन चेंज करो। अब भाई आप सीधे में पोजीशन चेंज करो, गोल घूम के चेंज करो, वो मोशन नहीं डिसाइड करता है, वो मोशन के पहले वाला टर्म डिसाइड करता है। यहाँ पे दिया हुआ सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स कि पोजीशन तो चेंज होगा लेकिन किस वे में चेंज होगा, सर्कुलर में चेंज होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप टर्म से निकाल सकते हैं। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन और इन अ सर्कुलर वे। तो आप लोग लिख सकते हैं द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। पाथ मतलब रास्ता, है ना, मतलब मोशन जो है ऑब्जेक्ट का किस पाथ में हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर्कुलर, गोल गोल घूम रहा है, इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। क्लियर है। एंड द यहाँ पे नेसेसरी क्या है कि इस सर्कुलर मोशन को रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसे मोशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी है, फोर्स ने ले ली कि भाई जो मोशन चेंज हो रहा है वो फोर्स की वजह से हो रहा है। बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन को कौन हैंडल करेगा, सर्कुलर मोशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी एक टाइप का फोर्स ही रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए मैंने सेकंड टॉपिक क्या लिखा है, फॉर अ सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए आपको चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब आप लोग बोलोगे प्रोफेसर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक यहाँ पे नेमिंग से, जैसा कि सर्कुलर मोशन मैंने नेमिंग से बताया था, बरोबर, यहाँ पे भी नेमिंग से हम लोग क्लियर कर रहे थे। फोर्स मतलब सम अमाउंट ऑफ मोशन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स का, है ना, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है भाई, सेंट्री, ये जो सेंट्री दिख रहा है, सेंट्री मतलब होता है सेंटर। क्या होता है, सेंटर। ये पीटल मतलब क्या होता है, सीकिंग होता है। क्या होता है, सीकिंग। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल सीकिंग होगा। क्या हो गया, मतलब सेंटर सीकिंग। क्या हो गया, सेंटर सीकिंग। मतलब ये जो फोर्स है किधर जाएगा, वो सेंटर की तरफ लेकर आएगा उसको। कैसा, सेंटर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ट्राइज द ऑब्जेक्ट
टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है भाई साहब, कि जो भी वो फोर्स है ना वो क्या करेगा, उस सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेविटी, है ना। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो चलिए एक थोड़ा सा आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा, जिसे ये डायग्राम दिया हुआ है, अब ये डायग्राम से समझिए आप लोग। ये डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है कि अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला है कि जैसे आप लोग पहले खेलता था ना, कैसे वैसी खेलना है, हमें क्या करना है, आप लोग घर पे भी ये परफॉर्म कर सकता है। एक पत्थर लो और एक स्ट्रिंग लो, मतलब एक धागा लो, उसमें बांध लो, है ना। और वो बांधने के बाद से उसको आप हॉरिजेंटली जो है घुमाना शुरू करो। और जैसे आप लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है एक स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाने के बाद वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। और सर्कुलर मोशन में आएगा तो ये इसका यहाँ पे क्या करेगा, ये डायरेक्शन जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ होने लगेगा। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, जैसा मैंने बताया सर्कुलर मोशन के लिए कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसके पीछे भी तो रीजन होगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा तो आदमी है नहीं कि ये ले भाई सेंट्रीपिटल फोर्स ले अपना परफॉर्म कर, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का यहाँ पे ही रीज़न है, क्या है कि ये जो भी ये लेकर ये सर्कुलर पाथ में है ना, ये स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंशन। अब ये टेंशन आप लोग वाला टेंशन नहीं है कि यार मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, वो वाला टेंशन नहीं है। टेंशन इज द टाइप ऑफ अ फोर्स। ये मतलब एक फोर्स के जैसा है कि जो टेंशन क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, ये धागे के बीच में। किसके बीच में, ये धागे के बीच में। और वही टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन जो है सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसे कि अगर मैं फ्लो चार्ट में एक बताऊं कि टेंशन जो है, टेंशन है ना ऑफ स्ट्रिंग, ये कौन, इससे क्या मिल रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, हमें टेंजेंशियली पाथ में रख रहा है। किस में रख रहा है, टेंजेंशियल पाथ में रख रहा है। अब ये टेंजेंशियल पाथ मतलब क्या है कि भाई सर्कमफरेंस जो दिख रहा है ना, सर्कुलर पाथ का सर्कमफरेंस मैं बोल सकता हूँ, तो उसके अलॉन्ग वे में ही रख रहा है। अब उसके अलॉन्ग वे में रखेगा मतलब क्या हो गया, उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो फॉर अ सर्कुलर मोशन ये सारी चीज़ें चाहिए। पहले तो चाहिए कि भाई वो रीज़न क्या है, टेंशन ऑफ है, इस केस में टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ से मिलेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, उसको टेंजेंशियली मूव करेगा। टेंजेंशियली मतलब भाई आप लोगों को पता है ना, सर्कल से टच होके जाना, तो यहाँ पे भी सर्कल से टच ही होके जाना टेंजेंशियली पाथ में। अब वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। फॉर अ सर्कुलर मोशन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोदी जी ने सवाल पूछा, प्रोफेसर व्हाट इफ़ यहाँ पे टेंशन होगा ही नहीं, है ना, मतलब मान लीजिए कि टेंशन नहीं मिला तो टेंशन कैसे नहीं मिलेगा। तो आइए दूसरे डायग्राम में हम लोग समझते हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो टॉप व्यू में आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा, इन केस अगर ये घुमा रहा है ना, घुमा रहा बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे जो है, जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है। स्लैक मतलब ढीला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रॉपर जो है स्ट्रेच नहीं हो पाता है। और जैसे ही यहाँ पे देख रहा रहेगा ये जो है ये ढीला हो गया, और वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है बाहर की तरफ फेंक दिया गया। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बाहर की तरफ फेंक दिया गया, और ये हमारा जो है ये स्ट्रिंग जो है टुवर्ड्स द यहाँ पे सेंटर की तरफ आया है। अब ये भी देख रहा है कि टेंजेंशियली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है, पर्टिकुलर इस केस में क्या हुआ है कि टेंशन मिला नहीं, है ना। टेंशन कहाँ से मिल रहा था, स्ट्रिंग से मिल रहा था, धागे से मिल रहा था, स्लैक हो गया, ढीला पड़ गया, टेंशन मिला ही नहीं। अगर टेंशन नहीं मिला, टेंशन अगर हमें क्या नहीं मिल रहा है ना, तो क्या हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो हमें क्या नहीं मिलेगा, टेंजेंशियल हमें वेलोसिटी नहीं मिलेगी। टेंजेंशियल पाथ में उसको रखने के लिए प्रॉपर हमें फोर्स नहीं मिल रहा है, टेंजेंशियल पाथ में नहीं रखा तो सर्कुलर मोशन होगा क्या भाई साहब, नहीं होगा ना। तो यही चार चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेंशन समझ में आया कौन दे रहा है, अगर ये धागा टाइटन रहेगा तब टेंशन प्रोवाइड होगा, स्लैक हो जाएगा तो नहीं देगा। तो यही सर्कुलर मोशन का बेसिकली रीज़न है। सर्कुलर मोशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल है। इसका और डिटेल आप लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेगा, इतना फिलहाल दिया हुआ है आप लोग के लिए। तो चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग को एग्जांपल्स दिए,
एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द फोर्स, अब ये अब अच्छे से समझ में आएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेविटी। सीधी सी बात है, जो भी फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है अर्थ पे, है ना, वो ऑन द मून, अर्थ से ऑन द मून पे, वो है ग्रेविटी है। द मून गो अराउंड द अर्थ, जब मून है अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता रहता है, या तो उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। लेकिन ये सब किसके वजह से होता है, ये सब किसके वजह से होता है, यहाँ पे लिखा है दैट इज टू मेंटेन द रिवोल्यूशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि भाई रिवोल्यूशन करना, सर्कुलर पाथ में आना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है, क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोफेसर वहाँ पे तो जो हम लोग घुमा रहे थे तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा था धागे की वजह से, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब ग्रेविटी। कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ, तो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पे सिमिलर मैनर में लिखा है द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ ऑल्सो। इन्होंने बोल दिया भाई कि यहाँ पे कि ऐसी मैनर में सन भी क्या कर रहा रहेगा, अदर प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहेगा इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो। यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने वे में घुमाने के लिए, तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही आएगा। क्लियर है? अभी चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ और प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में ऐसा भी पूछता है केपलर लॉ ऑफ और प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि केपलर्स लॉ उन्होंने क्या किया था प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, मतलब उस टाइम पे ना, मतलब एंशिएंट टाइम पे कि ऐसा कुछ आप लोगों को लेके ऑब्जर्वेशन करने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो अपने नेकेड आई से ही वो ऑब्जर्व करते थे कि भाई ये कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, ऐसा अपने वैसे उनका ऑब्जर्वेशन था। ये बाद में ऑब्जर्वेशन उनका सही निकला तो उन्होंने 3 लॉ बना दिए, प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन पे 3 लॉ बना दिए, और इसी का यूज़, यही लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपना एक इक्वेशन बना दिया इसी लॉ का यूज़ करके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। तो भाई साहब इसको थोड़ा सा ओन लैंग्वेज में याद करो यार। केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक डायग्राम बताऊंगा मैं अभी, और डायग्राम का पहले स्ट्रक्चर बताता है। क्या बताता है? स्ट्रक्चर। तो पहले मैं आप लोगों को रीड कर देता हूँ। क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। भाई ने बोला है कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, है ना, ऑर्बिट मतलब एक बोल सकता है रास्ता, है ना, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इलिप्टिकल पार्ट में। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार शेप यार, अंडाकार शेप है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब इसको अगर मैं ओन लैंग्वेज में बोलूँगा कि भाई जो है ऑर्बिट है प्लैनेट का वो अंडाकार शेप में है, और उस अंडाकार शेप में जो सन है हमारा, जो सूरज भगवान है, वो जो है एक कोने में बैठे हुए हैं। यही हमारा केपलर का पहला लॉ है। चलिए हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम से क्या बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिख पा रहा रहेगा कि ये जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, है ना। यहाँ पे जो भी ऑर्बिट है इस सन के अराउंड में मूव हो रहा है, यहाँ पे प्लैनेट जो है सर के अराउंड में मूव हो रहा है। तो चलिए आप लोग, मैंने पहला लॉ है स्ट्रक्चर। भाई साहब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? ये इलिप्टिकल दिख रहा है ना, अंडाकार शेप दिख रहा है ना, जिसमें से सन जो है एक कोने में बैठे हुए हैं ना, सूरज भगवान कोने में बैठे हो। बस यही पहला लॉ है। लिखना क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पार्ट में है, अंडाकार मत लिख देना, है ना, इंग्लिश में लिखना है ना, इलिप्टिकल पार्ट में, जिसमें से सन जो है एक एंड में बैठे हुए हैं। यही हमारा जो है पहला लॉ है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पहला लॉ है, बहुत ही आसान है। पहला लॉ में अगर नॉर्मली मैं याद करूँगा तो भाई उसका शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इलिप्टिकल है, सन एक कोने में बैठे हुए हैं। चलिए आइए हम लोग उसका दूसरा लॉ देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा लॉ क्या दिया हुआ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इन कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है? चलिए हम लोग डायग्राम से अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने बोला द लाइन, देखिए द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अभी देखिए ये जो है ये लाइन है, ये क्या है? लाइन है। किसको जॉइन कर रहा है? ये प्लैनेट है, ये सन है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ये जो भी ब्लैक कलर में दिख रहा है ना ये आप लोगों को, ये सब क्या है? सन और प्लैनेट को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। इन्होंने यही बोला है स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने बोला स्वीप्स मतलब कि इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब ये जो भी सन जो है यहाँ पे जो मूवमेंट करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, बराबर है। तो यहाँ पे इक्वल एरिया मतलब यहाँ पे भी जो यहाँ पे भी टाइम लगेगा, यहाँ पे एरिया जो कवर हो रहा है वो सेम ही होगा, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। उनका कहने का मतलब केपलर ने अपना लॉ नहीं बनाया होता तो न्यूटन बाबा जो है आज जो फेमस है वो नहीं होते। तो केपलर लॉ का ही यूज़ करके उन्होंने ऑब्जर्व किया
उसको उन्होंने प्रूव किया। इसका उन्होंने केपलर बाबा ने खाली ऑब्जर्व किया, इसका कुछ थ्योरेटिकल मैथमेटिकली प्रूफ नहीं दिया। वो किसने दिया? न्यूटन बाबा ने दिया। आई थिंक केपलर लॉ ये समझ में आ रहेगा। सेकेंड लॉ क्या बोला उन्होंने कि जो लाइन जॉइनिंग है फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब OSB सेम होगा, है ना, CSD से, ये ESF से, ये सारा चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग वैसी थर्ड लॉ देखते हैं। तो थर्ड लॉ बेसिकली जो एक इक्वेशनल फॉर्म में है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि जो यहाँ पे हमारा T है क्या है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। T फॉर टाइम, मतलब कितना पीरियड लग रहा है रिवॉल्व करने के लिए, कि मतलब कितना समय लग रहा है एक सर्कुलर मोशन या रिवॉल्व करने के लिए। और R क्या है? हमारा एवरेज डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक? सन से लेकर प्लैनेट के बीच में। जिसे डायग्राम में देखूंगा, ये सन से प्लैनेट के बीच में R जो है हमारा एवरेज एक डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। तो उन्हीं के बीच में रिलेशन इन्होंने केपलर में अपने थर्ड लॉ में बताया। क्या बताया? चलिए देखते हैं हम लोग। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, मतलब जो है देखिए यहाँ पे आप लोग को ये जो थर्ड लॉ लर्न करना है ना, इसी के बेस पे लर्न करना है पूरा। देखिए इसी के बेस पे मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, ये छुपा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो T फॉर क्या है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये R क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। देखिए अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकता है आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीनिंग वही होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हो गया खत्म। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन आएगा? K आएगा। कौन आएगा? K आएगा। K फॉर कांस्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिक नंबर आता है, वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है केपलर का 3 लॉ थे। ठीक है, तो चलिए ये लॉ जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने। दिस लॉ एक्सप्लेन प्लैनेटरी मोशन विच लेटर हेल्प टू न्यूटन टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई ये जो काम है किया इन्होंने, ये जो है हेल्प करेगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करें, तो टेक्स्ट बुक में हर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगा। बेसिकली यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर का भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है अभी, इसलिए ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूज और ब्रेन पावर क्या दिया हुआ है? इफ़ द एरिया ESF इज इक्वल टू द एरिया ASB, व्हाट विल बी यू इन्फर अबाउट EF, है ना। मतलब क्या बोला है कि अगर यहाँ पे एरिया ESF, जैसे उन्होंने बोला है ना केपलर के सेकेंड लॉ में, क्या बोला है? ESF। चलिए देख लेते हैं। ESF इक्वल है किसके बराबर इक्वल है भाई? उन्होंने बोला है ESF इक्वल टू एरिया ASB। तो यहाँ पे ASB है ना, ASB। ठीक है, ये मेरे को O लग रहा था, एक्चुअली में प्लैनेट है, तो ये A है, SB है। ठीक है, ये दोनों अगर एरिया इक्वल है तो व्हाट विल यू इन्फर अबाउट EF। तो EF दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, इफ एरिया ESF एंड इक्वल टू एरिया ASB, द EF एंड AB आर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट, इट इज ऑल्सो कवर्ड डिस्टेंस इन अ सेम टाइम। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा? EF जो है और AB जो है हमारा क्या है? सेम है। तो एक ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी भी आप लोग कर सकता है, सेकेंड चैप्टर में आप लोग का रहेगा, वो आप लोग बाद में देखेगा। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि भाई अगर ये एरिया सेम है हमारा, ये दोनों, तो ये EF क्या है? हमारा डिस्टेंस है ना, इस सर्कमफ्रेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है। क्या है? ये हमारा डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है और ये AB का डिस्टेंस है ना, तो वो भी क्या करेगा? सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा। क्या करेगा? सेम डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस होल एरिया आर सेम, होल एरिया आर सेम। ठीक है, ये चीज़ है यूज और ब्रेन पावर का, इसमें फिलहाल क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो है ना, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे नाम से पता चला न्यूटन बाबा ने अपना यूनिवर्सली अपना होल वर्ल्ड के लिए एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जो है, वापस मैं बताऊंगा कि ये है केपलर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इन्होंने किया है। अब ये केपलर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इन्होंने कैसे किया है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी ये जो डेफिनेशन है ना, ये पूरा इसी के ऊपर है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इस पर बताता हूँ। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses of a two object and inversely proportional to the square of a distance between them, है ना।
क्या बोला, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग, है ना, इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, दो मास के प्रोडक्ट से, दो मास के प्रोडक्ट से। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कब बोलते हैं, जब आमने सामने रहेगा, जब न्यूमरेटर में रहेगा। इनवर्सली कब हो जाता है, जब इसके विद रिस्पेक्ट टू में डिनोमिनेटर में है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग को ये भी डाउट होता है कि सर डायरेक्टली कैसे पता चलता है। डायरेक्टली भाई देखो ये सामने है तो डायरेक्टली है, अगर इसके इनवर्स में मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू में अपॉन में है तो इनवर्सली है। तो क्या लिखूंगा मैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया उन्होंने। अब चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मास है, इन ये भी फोर्स ये भी फोर्स, ये दोनों आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ सम डिस्टेंस पे ही रहेंगे ना, कुछ दूरी पे ही रहेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बराबर है। तो वही लिखना है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है जी है, उसको भी उन्होंने नाम दिया हुआ है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ जी क्या दिया हुआ है, इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। अब जी का वैल्यू जो है ये फिक्स वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे इसका यूनिट कैसे है, तो जी हाँ बताऊंगा मैं। इसका यूनिट जो है यूजर ब्रेन पावर में पूछा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे के टॉपिक में। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछा था कि भाई इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो आप लोग को यही लिखना था कि फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जी भी आप लोग पुट कर सकता है, बराबर है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे अगर क्वेश्चन में f1 f2 दिया है, यहाँ पे 2d दे दिया है, क्या दे दिया 2d, तो यहाँ पे समझना है कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नीचे जो है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 2d दे दिया तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसी को लिखूंगा 2d में, यहाँ पे अगर डिस्टेंस 2d दिया है तो क्या लिखूंगा मैं, f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है ना, तो d यहाँ पे क्या है 2d है, तो 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3d हो गया तो 9d स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है d का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे दे देगा m1 m2 इसी डायग्राम बना के इधर डिस्टेंस दे देगा, तो बोलेगा व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को निकालना रहेगा। तो d का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4d स्क्वायर है, क्लियर है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि इफ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन d। क्लियर बात है, मतलब उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेयर शेप में है तो उसका जो डायरेक्शन है उन दोनों के सेंटर से हम लोग लेंगे, है ना। लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर इज टेकन एज अ d। d जो है उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे एंड देन d लेंगे। उन्होंने पहला ये बोला स्पेरिकल बॉडी के लिए। इफ टू बॉडीज, इन केस अगर टू बॉडीज जो है स्पेरिकल नहीं है और इरेगुलर शेप का है, देन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन है किस वे में जा रहा है, अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग वहाँ पे सीएम का यूज करेंगे। सीएम कौन है भाई साहब, सेंटर ऑफ मास का रूल। यहाँ पे जो रूल यूज होगा वो कौन यूज होगा, सेंटर ऑफ मास। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज डी। वहाँ पे जो हम लोग डी लेंगे किसके, सेंटर ऑफ मास। देखिए यहाँ पे फर्क क्या है, फोर्स ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडी, किसके केस में स्पेरिकल। लेकिन अगर स्पेरिकल नहीं रहा तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बीच में लेंगे, बिटवीन टू सेंटर ऑफ मास इज टेकन डी। तो ध्यान में डी का जो वैल्यू जो है अगर स्पेरिकल रहा तो उनके बीच के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, डी ले लेंगे। स्पेरिकल नहीं रहा तो टू सेंटर ऑफ मास के बीच में हम लोग डी ले लेंगे। अब ये सेंटर ऑफ मास से ऐसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ जो है क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है आप लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ेगा। एक फॉर्मली मैं सेंटर ऑफ मास बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास जैसे नेमिंग में जा रहा है आप लोग, तो मास मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, हमारा ओरिजिनल जो है वॉल्यूम कंटेन इन अ पर्टिकुलर हमारे बॉडी में जो भी रहता है वो पर्टिकुलर हमारा मास रहता है। एंड देन सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब बीच, है ना। मतलब ऐसा सेंटर ऑफ मास मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है,
कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है कि एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट में कि सेंटर रहेगा जहाँ पे उसका होल ऑब्जेक्ट या होल बॉडी जो है फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट? फुल्ली कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है कि भाई साहब उस पॉइंट को अगर मैंने टच किया तो उसका पूरा होल बॉडी जो है मूवमेंट में आएगा। दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये दो आपको ध्यान रखना है। स्पेरिकल रहा तो दो सेंटर फोर्स ऑफ डायरेक्शन रहेगा, लाइनिंग उसको सेंटर को ज्वाइन करेंगे और डी ले लेंगे। अगर स्पेरिकल नहीं रहा, इरेगुलर शेप रहा, तो उसका जो डायरेक्शन है फोर्स का अलोंग जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास लेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ टू बॉडी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना, वो तो हम लोग डिस्टेंस डी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये जो लॉ है किसने हेल्प किया है? केपलर ने हेल्प किया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अभी क्या दिया हुआ, यूज योर ब्रेन पावर। उसमें यूज योर ब्रेन पावर में क्या दिया? एसआई यूनिट ऑफ जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला कि भाई किसका भी यूनिट निकालो उसका फॉर्मूला पहले लिखो। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये डी स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m1 m2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे जी अब हमको पता है भाई साहब, नाउ इन टर्म्स ऑफ यूनिट जी क्या होता है? एफ क्या होता है? न्यूटन, अभी मैंने बताया। डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर करता है भाई? कितने में भागता है बोलता है ना, 2 मीटर 3 मीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास जो है भाई मास केजी में करता है कि नहीं करता है? केजी। एक और मास केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो गया? केजी स्क्वायर। तो यूनिट मिल गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। भाई साहब एकदम आसान है, कोई नहीं है, फॉर्मूला लिखो उसके बाद यूनिट सबका लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ जी इज व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2। क्लियर है? फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। तो ये वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ये टाइम पे आप लोग हेल्प जितना कर सकता है दूसरे का वही बेटर है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं क्लासेस वगैरह नहीं जाते हैं और स्कूल में भी अभी ऑनलाइन चालू नहीं है, अगर चालू भी है तो फिर भी उनको अगर मे बी क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियोस भेजिए, जिससे उनका सारा डाउट जो है यूजर ब्रेन पावर के साथ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और आप लोग लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा है, एंड जितना हो सके शेयर करने के बाद उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोज़ जो है उनको रेगुलर हर एक चीज़ के साथ टॉपिक के साथ क्लियर होते रहेगा। ओके, थैंक यू।